दिल्ली के एक छोटे से गांव में 19 साल की लड़की के साथ 3 पुलिस वालों ने घिनौनी हरकत की। ये वीडियो उस लड़की की न्याय की लड़ाई की कहानी है जो उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। छोटे से गांव अमृतपुर में जीवन की लय धीमी और सुकून भरी थी। यहाँ सूरज हर दिन खेतों में नई उम्मीदें लेकर उगता और ढलते ही रात की चादर में लिपटी ये भूमि अपने संघर्षों के साथ सो जाती। गरीबी यहाँ की एक कड़वी सच्चाई थी, पर लोगों के हौसले कभी पस्त नहीं होते थे। इसी गांव की 19 वर्षीय प्रिया एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी सहज अछूती सुंदरता और अद्भुत आकर्षण से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी गहरी काली आंखें, जिनमें गांव की हरियाली और पवित्रता का अक्स था, एक अलग ही चमक रखती थीं। ऐसी चमक जिसे देखकर लोग एक पल को ठहर जाते थे। उसके लंबे घने रेशमी बाल और उस पर लिपटी साधारण सूती साड़ी भी उसे किसी स्वर्गिक अप्सरा सा सौंदर्य प्रदान करती थी। वो अपने छोटे भाई आशीष और बीमार माँ बाप के लिए सिर्फ उम्मीद की लौ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का जुनून रखती थी। वो घर के कामों में हाथ बटाती, खेतों में माँ बाप की मदद करती और अपनी पढ़ाई भी जारी रखती थी ताकि अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सके। एक शाम जब सूरज नारंगी रंग बिखेरता हुआ क्षितिज में डूब रहा था और खेतों में काम खत्म हो चुका था, प्रिया पास के गांव से कुछ जरूरी सामान लेकर लौट रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली थी और चांद बादलों के पीछे छिपा था, मानो आने वाले दुर्भाग्य का साक्षी न बनना चाहता हो। घड़ियों में रात के 9 बज चुके थे। प्रिया मन ही मन अपने परिवार के बारे में सोचती हुई तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में एक स्वाभाविक लालित्य था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। तभी अचानक एक काली जीप उसके पास आकर रुकी, जिसने उसकी दुनिया को पल भर में अंधेरे में धकेल दिया। जीप में से खाकी वर्दी पहने 3 शख्स उतरे। प्रिया के दिल में एक पल के लिए डर जागा, पर फिर उसने अपनी सहज बुद्धि से सोचा, पुलिस वाले हैं, शायद गांव में कोई काम होगा। लेकिन उसकी ये भोली सोच जल्द ही चूर चूर हो गई। उनमें से एक, जिसकी उम्र लगभग 40-42 के करीब होगी और नाम बाद में सब इंस्पेक्टर रमेश यादव पता चला, उसकी आंखों में एक घिनौनी चमक थी। प्रिया की सुंदरता को निहारते हुए उसने अपनी रौबदार कड़क आवाज में कहा, ओ ए लड़की, इतनी रात को अकेली कहाँ घूम रही है? लग रहा है गलत रास्ते पर है तू। उसकी आवाज में सिर्फ संदेह नहीं, बल्कि एक विकृत लालच भी था जो प्रिया की मासूमियत को तार तार कर रहा था। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, जिसकी आंखों में प्रिया की सुंदरता देखकर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी, आगे बढ़ा और बोला, झूठ मत बोल, हमें खबर मिली है कि तू किसी गलत काम में शामिल है। प्रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसके सुंदर चेहरे पर डर की परछाई साफ दिख रही थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कि प्रिया कुछ और कह पाती, कांस्टेबल महेश पांडे ने उसे लगभग धकेलते हुए जीप में बिठा लिया। रमेश ने अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ धमकी दी, चिल्लाई तो तेरे भाई को नशे के केस में फंसा देंगे। ऐसा फंसाएंगे कि वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। प्रिया का गला सूख गया। आशीष, उसका छोटा मासूम भाई, वो उसे फंसने नहीं दे सकती थी। उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वो चीख भी न सकी। उसकी सुंदरता, जो अब तक उसके लिए वरदान थी, उस रात एक अभिशाप बन चुकी थी। जीप तेजी से आगे बढ़ी, अमृतपुर की परिचित पगडंडियों से दूर, गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान टूटी फूटी इमारत की ओर। हर गुजरते पल के साथ प्रिया की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। वो अपनी किस्मत पर, अपनी लाचारी पर और खाकी के पीछे छिपे इन दरिंदों पर अंदर ही अंदर चीख रही थी। उसका सुंदर चेहरा अब आंसुओं और डर से तर था। उस पर जीवन की कोई चमक नहीं बची थी। उस सुनसान इमारत के पीछे अंधेरे और खामोशी की आड़ में रमेश, सुरेश और महेश ने प्रिया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वो दर्द, वो अपमान, वो हेल्पलेसनेस शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। महेश ने अपनी वर्दी की आड़ लेते हुए कहा, हमारी वर्दी तेरी आवाज दबा देगी, कोई नहीं सुनेगा तेरी। प्रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा तार तार हो गई हो, उसका सारा सौंदर्य जैसे बिखर गया हो। यह घटना उसे किसी भयानक सपने जैसी लग रही थी, जहां वर्दी, जो सुरक्षा का प्रतीक थी, आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। जब उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया तो प्रिया उठने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उससे कहीं ज्यादा उसकी आत्मा घायल थी। अंधेरे में भीगी हुई उसने किसी तरह खुद को घसीटते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे वो एक जिंदा लाश हो, एक ऐसा शरीर जिसमें अब कोई आत्मा न बची हो। उसके सुंदर चेहरे पर अब जीवन की कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। सुबह हुई, पर प्रिया के लिए वो कोई नई सुबह नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शरीर पर चोटों के निशान थे और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो किसी गहरी चोट के बाद आता है। उसका चेहरा, जो कभी घर में खुशियों की रौनक हुआ करता था, अब दर्द और सदमे से पीला पड़ गया था। आशीष, जिसने अपनी बहन को कभी इतना शांत और डरा हुआ नहीं देखा था, उसके पास आया। दीदी क्या हुआ? उसकी मासूम आवाज में चिंता थी। प्रिया की मां सरला देवी ने भी अपनी बेटी की हालत देखी। मां का दिल जानता था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। बार बार पूछने पर प्रिया की जुबान से मुश्किल से कुछ शब्द निकले, पर उन शब्दों ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। रमेश, सुरेश, महेश, खाकी वर्दी, बलात्कार, ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आशीष ने तुरंत अपने पिता को जगाया। पिता, जो खुद बीमारियों से जूझ रहे थे, इस खबर से टूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता थी। हम इन दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे।
परिवार ने हिम्मत करके पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की। एसएचओ धर्मेंद्र शुक्ला, एक अधेड़ उम्र के पुलिस अधिकारी, कुर्सी पर बैठे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। उनकी आंखों में अहंकार भरा था। उन्होंने प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, लड़की रात को अकेले क्यों घूम रही थी? शायद किसी लड़के के साथ थी। तुम लोग हर छोटी बात के लिए पुलिस के पास चले आते हो। उनके लहजे में सहानुभूति का कोई निशान नहीं था, सिर्फ बेरुखी और शक था, जैसे प्रिया ने ही कोई अपराध किया हो। प्रिया ने कांपते हुए पूरी घटना बताई, लेकिन एसएचओ ने उसे बीच में ही टोक दिया। बस हमें सब पता है। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, कुछ गलत करके दूसरों पर इल्जाम लगाती हैं। उसके सुंदर चेहरे पर फैले दर्द की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अगले कुछ घंटे यातना से कम नहीं थे। प्रिया को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट कभी उसके परिवार को नहीं दी गई। बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट गायब कर दी गई थी, या शायद कभी बनी ही नहीं थी। पुलिस ने प्रिया के मोबाइल से अश्लील चैट्स का झूठा सबूत पेश किया, यह साबित करने के लिए कि प्रिया खुद ही चरित्रहीन थी। वे लगातार परिवार पर दबाव डाल रहे थे कि वे मामला वापस ले लें। उन्हें धमका रहे थे कि उनका जीना हराम कर देंगे। आशीष ने देखा कि उसके परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वे थाने के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिल रही थी। पुलिस, जिसका काम जनता को न्याय दिलाना था, वही उनके खिलाफ खड़ी थी। ये सिस्टम की विफलता थी, जहां न्याय केवल किताबों में सिमट कर रह गया था। लेकिन आशीष हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए न्याय पाने का जुनून था। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात की और उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता सुधा वर्मा का पता चला। सुधा वर्मा एक अनुभवी और निडर कार्यकर्ता थीं, जो ऐसे मामलों में गरीबों और वंचितों की मदद करती थीं। आशीष और उसके पिता सुधा वर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए पूरी आपबीती सुनाई, प्रिया की दयनीय हालत और पुलिस की असंवेदनशीलता के बारे में बताया। सुधा वर्मा ने ध्यान से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। घबराओ मत, उन्होंने कहा, हम इन पुलिस वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ प्रिया का मामला नहीं है, ये उन सभी लड़कियों का मामला है जो भारत में असुरक्षित महसूस करती हैं और जिनकी सुंदरता अक्सर उनके लिए अभिशाप बन जाती है। सुधा वर्मा ने तुरंत मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया। उन्होंने वकीलों से संपर्क किया और कानूनी सलाह ली, लेकिन रास्ते में अभी भी कई चुनौतियां थीं। पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने प्रिया और उसके परिवार को लगातार धमकी देना जारी रखा। उन्हें डराया धमकाया कि अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब जनता की आवाज गूंजी और न्याय की किरण फूटी, सुधा वर्मा जानती थीं कि न्याय की इस लड़ाई में उन्हें जनता का समर्थन चाहिए। उन्हें लगा कि प्रिया की कहानी में इतनी सच्चाई और दर्द है कि ये लोगों के दिलों को छू लेगी। उन्होंने प्रिया की कहानी को सोशल मीडिया पर लाने का फैसला किया। उन्होंने इंटरनेट पर प्रिया की दर्दनाक आपबीती साझा की। उन्होंने हर छोटे से छोटे विवरण को लिखा, बिना किसी लाग लपेट के। प्रिया के दर्द और उसकी सुंदरता पर लगे दाग को शब्दों में उकेरा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रिया को न्याय मिल सके। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने प्रिया की कहानी को पढ़ना शुरू किया। भारत, जो अक्सर ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेता था, इस बार जाग रहा था। प्रिया की कहानी में इतनी सच्चाई और इतना दर्द था कि वो लोगों के दिलों को छू गई। उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत और उस पर हुए अत्याचार ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। देखते ही देखते ये कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। हजारों लोग प्रिया के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। अखबारों के पहले पन्ने पर प्रिया की तस्वीर छपी, जिस पर दर्द और अन्याय की गहरी छाप थी। ये सिर्फ एक बलात्कार का मामला नहीं था, ये सत्ता के दुरुपयोग, खाकी के दागदार होने और न्याय प्रणाली की विफलता का मामला बन गया था। जनता के दबाव को देखते हुए अदालत को इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा। अदालत ने सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच का आदेश दिया। यह प्रिया और उसके परिवार के लिए एक छोटी जीत थी, एक उम्मीद की किरण जो अंधेरे में चमक उठी थी। सीबीआई, जो अपनी निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने सबसे पहले उन 3 पुलिसकर्मियों रमेश यादव, सुरेश कुमार और महेश पांडे के फोन लोकेशन ट्रैक किए। पता चला कि घटना वाली रात उनके फोन की लोकेशन ठीक उसी सुनसान इमारत के पास थी जहां प्रिया के साथ दरिंदगी हुई थी। ये एक ठोस सबूत था जिसे पुलिस मिटा नहीं पाई थी। इसके बाद सीबीआई ने प्रिया के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। फॉरेंसिक रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। प्रिया के कपड़ों पर मौजूद डीएनए तीनों आरोपियों के डीएनए से मैच कर गया। ये एक ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। पुलिस द्वारा गढ़े गए अश्लील चैट्स और गायब की गई मेडिकल रिपोर्ट की पोल खुल चुकी थी। सच्चाई अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ चुकी थी। न्याय की गाड़ी धीमी चली, लेकिन अंततः वो सही दिशा में बढ़ी। अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत में भीड़ थी। प्रिया के परिवार के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता, मीडियाकर्मी और आम लोग मौजूद थे। सभी की आंखों में न्याय की उम्मीद थी। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने रमेश यादव, सुरेश कुमार और महेश पांडे को प्रिया के साथ सामूहिक बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया जब न्यायाधीश ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, आजीवन कारावास। फैसला सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि राहत और न्याय के आंसू थे, जो उसके टूटे हुए दिल पर मरहम लगा रहे थे। आशीष ने अपनी बहन को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और गर्व था। सुधा वर्मा ने संतोष की सांस ली। उनकी लड़ाई रंग लाई थी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा, वर्दी किसी को अपराधी नहीं बनाती, बल्कि अपराधी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं।
ये मामला हमें याद दिलाता है कि सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो समाज का विश्वास टूट जाता है। इस फैसले से उन सभी अपराधियों को एक कड़ा संदेश मिलेगा जो अपनी वर्दी की आड़ में अपराध करते हैं। प्रिया का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। शारीरिक और मानसिक घावों को भरने में समय लगेगा, लेकिन उसे न्याय मिला था और यह न्याय उसके लिए एक नई शुरुआत थी। ये सिर्फ प्रिया के लिए नहीं, बल्कि उन सभी पीड़ितों के लिए एक जीत थी जो सत्ता के दुरुपयोग और यौन हिंसा के शिकार होते हैं। ये कहानी इस बात का प्रमाण थी कि भले ही न्याय की राह कठिन हो, लेकिन अगर हम एकजुट होकर लड़ें तो एक दिन न्याय अवश्य मिलता है। और कभी कभी सोशल मीडिया जैसी नई ताकतें भी न्याय के इस सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये आशा की एक किरण थी कि सिस्टम में बदलाव आ सकता है अगर जनता अपनी आवाज उठाना सीख ले और सच्चाई की सुंदरता को पहचान कर उसके लिए